नमस्कार दोस्तों, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं आरोह का पहला पाठ है हरिवंश राय बच्चन। वो पढ़ने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, जिससे सिर्फ आपको ही नहीं आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। संपूर्ण 12वीं का पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। ये मैं वादा करता हूं कि आप मेरे वीडियोस देखने के बाद ये सोच रहे होंगे कि हिंदी में 100 में से 100 नहीं आते, तो आप जब मेरे पूरे वीडियो देखोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अपन 100 to 100 नंबर भी लेकर आएंगे। अपन साथ मिलकर ये करेंगे अपना मिशन। आज जो हम 12वीं का आरोह को शुरू करने जा रहे हैं, इस आरोह किताब के साथ हम एक चीज तय करें कि हमारा तय होगा मिशन 100। मिशन 100 का मतलब है हिंदी विषय में 100 में से 100 अंक लेकर आना। उसके तहत अपन शुरुआत करने जा रहे हैं पहला पाठ हरिवंश राय बच्चन का। किससे शुरुआत करने जा रहे हैं? हरिवंश राय बच्चन। अब जब हमने वादा ही कर लिया है 100 to 100, तो पढ़ना भी उस हिसाब से पड़ेगा। देखिए, हरिवंश राय बच्चन पढ़ने से पहले आपको हिंदी के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। हालांकि मैं बहुत आपको पीछे रहकर नहीं जाऊंगा। जैसे हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास की जो शुरुआत होती है आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, हम सीधे चलते हैं आधुनिक काल पे। देखिए, आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल और आधुनिक काल की जो शुरुआत होती है, आधुनिक काल की जो शुरुआत होती है, वो जो आधुनिक काल की शुरुआत होती है 1850 से। कब से होती है? 1850 से। किसके जीवन पर माना जाता है? 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है भारतेंदु जी का जन्म लगभग कुछ 1850 मानते हैं। भारतेंदु जी की पहली पत्रिका आई वहां से मानते हैं 1867 से, लेकिन अपन मान लेते हैं 1850 से लेकर 1900 तक का जो काल है वो भारतेंदु युग है। कौन सा युग है? भारतेंदु युग है। इसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। 1900 से लेकर 1920 तक का जो काल है वो है द्विवेदी युग। कौन सा काल है? द्विवेदी युग। इसको जागरण काल कहा जाता है। और ये जो द्विवेदी युग है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित है। उनके नाम से इस युग का नाम है द्विवेदी युग। 1920 से लेकर जो 36 तक का काल है वो छायावाद है। क्या कौन सा काल है? छायावाद। और इस छायावाद के अंदर 4 प्रतिनिधि कवि हुए: महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्र नंदन पंत। इनको 4 स्तंभ माना जाता है छायावाद का। और छायावाद के बाद 1936 से लेकर 1943 तक का जो काल है उसको प्रगतिवाद माना जाता है। इस काल का क्या नाम है? प्रगतिवाद। और ये जो प्रगतिवाद है, तो देखिए एक छोटी सी चीज हमारे सामने आई है। 1850 से 1900 तक का काल लगभग भारतेंदु युग, 1900 से लेकर 1920 तक का द्विवेदी युग, 1920 से लेकर 36 तक छायावाद और 36 से लेकर 43 तक प्रगतिवाद। अब आप कहोगे सर आप पढ़ाने हरिवंश राय बच्चन गए थे और यहाँ क्यों आए? यहाँ आने का कारण है, देखिए 1936 से लेकर 43 तक का जो काल है वो प्रगतिवाद है और 1920 से लेकर 36 तक का जो काल है वो छायावाद है। इस छायावाद और प्रगतिवाद के बीच में, यानी छायावाद खत्म कब होता है? 1936 में, और प्रगतिवाद शुरू कब होता है? 1936। इसके बीच में एक छोटा सा काल आया जिसका नाम क्या था? एक छोटा सा काल आया और उस काल का नाम था हालावाद। क्या नाम था? हालावाद। ये काल कब आया? 1936। यानी छायावाद और प्रगतिवाद के मध्य एक छोटा सा समय आया जिसका नाम था हालावाद। और उस हालावाद के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। तो अब तय हो गया ना, हरिवंश राय बच्चन आधुनिक काल के हैं। किस काल के हैं? आधुनिक काल के हैं। और साथ ही हरिवंश राय बच्चन जो है वो किस काल के हैं? हालावाद के हैं। आधुनिक कालीन हालावाद के कवि हरिवंश राय बच्चन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1907 इलाहाबाद में हुआ। कहां पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ।
इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला 35, मधुबाला 38, मधुकलश 38, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, संत रंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़िया। ये इनकी काव्य संग्रह है, यानी कविताएं संबंधित इनमें लिखा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड से निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा। ध्यान रखना, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 खंडों में लिखा है। कई बार ये पूछते हैं परीक्षा में कि उनके 4 खंडों में से कौन सा खंड नहीं है। आपको याद रखना, 4, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड से निर्माण तक, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। कई बार इसमें से 3 खंड दिए जाते हैं, एक कोई और रचना बीच में डाल देते हैं और पूछते हैं कि ये इसमें से कौन सा आत्मकथा का अंश नहीं है, या ऐसा पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा आत्मकथा का अंश है। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये इनके अनुवाद है, अंग्रेजी रचनाएं हैं जिनका इन्होंने अनुवाद किया। और प्रवासी की डायरी इनका डायरी लेखन है। ध्यान रहे, आपको विदा के रूप में भी ये याद होनी चाहिए कि कौन कौन से काव्य संग्रह लिखे थे उन्होंने, उनकी आत्मकथा के कितने खंड है और उसमें खंड में क्या क्या नाम है, फिर उन्होंने अनुवाद किन किन रचनाओं किया, हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ, और डायरी लेखन में क्या लिखा उन्होंने, प्रवासी की डायरी। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में, 10 खंडों में। आत्मकथा कितने खंडों में है, 4 खंडों में। और उनका पूरी रचनाएं यानी उनके काव्य संग्रह, आत्मकथा, अनुवाद, डायरियां वगैरह एक जगह जो रचना की गई है सबको, वो किसमें की गई है, बच्चन ग्रंथावली में। किसमें, बच्चन ग्रंथावली में। और बच्चन ग्रंथावली के कितने खंड है, 10 खंड है। उनका जन्म कब हुआ था, 1907 में हुआ था। कहां हुआ था, इलाहाबाद में। और उनका निधन हो गया था 2003 में। और वो पर कहां हुआ था, मुंबई में हुआ था। कहां हुआ था, मुंबई में हुआ था। पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। देखो ये इनकी प्रतिनिधि पंक्ति है। पूर्व चलने के बटोही, बटोही का मतलब होता है राहगीर, बाट का मतलब होता है रास्ता, यानी चलने से पहले रास्ते की पहचान करना जरूरी है। अब उनके जीवन का क्या कृतित्व रहा, उन्होंने क्या क्या जीवन में कार्य किए, उनका वर्णन पढ़ेंगे। सन 1942 से लेकर 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने प्राध्यापक के पद पर रहे। फिर आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से आपका संबंध रहा। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। इलाहाबाद विश्व में प्राध्यापक मतलब लेक्चरर रहे। आकाशवाणी की साहित्यिक कार्यक्रमों से आपका भी संबंध रहा। फिर विदेश मंत्रालय में आप हिंदी विशेषज्ञ रहे। 2 महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग से विशुद्ध विकल मन में बच्चन की वाणी वरदान किया। 2 महायुद्धों के बीच में, 2 महायुद्ध में वर्ल्ड वार हुए 2। कब हुआ पहला वर्ल्ड वार, 1914 से लेकर 18 तक। और फिर दूसरा वर्ल्ड वार कब हुआ, लगभग आपके 1942 के आसपास, 1945 तक माना जाता है। तो इन 2 विश्व युद्ध जब हुए, लगभग ये 1940 के आसपास और ये 18, इनके बीच, तो आपको पता होगा कि इनकी रचनाएं मैंने कब बताई आपको, इलाहाबाद कब आया, 1936 के आसपास इलाहाबाद आया। तो इनकी जो रचनाएं आई वो कब आई, 2 वर्ल्ड वारों के बीच में आई, जब 2 विश्व युद्ध हुए। 2 विश्व युद्ध, उससे क्या थी, जनता दुखी थी, व्याकुल थी। उसके बीच में जनता को जागृत करने का काम, उनको सबल देने का कार्य किसने किया, हरिवंश राय बच्चन की वाणी ने किया। वाणी क्या साबित हुई, वरदान साबित हुई। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिकता की वक्रता के बजाय सीधी सावध जीवंत भाषा लिखी। देखो जो छायावाद था उसमें क्या था, रहस्यमय रचनाएं आती थी, तो उससे इन्होंने क्या रहे, ये मुक्त रहे, क्योंकि इनके ऊपर छायावाद का प्रभाव पड़ना चाहिए था, क्योंकि इनका भी जो काल है वो छायावाद के इर्द गिर्द है। लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा कोई उसमें वक्रता यानी टेढ़ापन नहीं दिखाया। इनकी जो रचनाएं थी वो क्या थी, सीधी सादी रचनाएं थी। संवेदनशील गय शैली से अपनी बात कही, यानी जिसमें संवेदना भरी हुई थी। और शैली कैसी थी, गय गय मतलब गाने योगी शैली से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया। व्यक्तिगत जीवन की घटी घटनाओं को, सहज अनुभूति को ईमानदारी से अभिव्यक्ति बच्चन की यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। देखो उन्होंने अपने जीवन में, जो व्यक्तिगत जीवन में जो घटनाएं घटी, उनको बहुत ही सहज ढंग से, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ईमानदारी के साथ लोगों के सामने पेश किया। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उसकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। तो ये उनके काव्य की विशेषता है। क्या है, छायावाद की लाक्षणिक वक्रता से बजाय सीधी सादी भाषा में बोलना, संवेदनशील गय शैली में बात कहना,
अपनी जीवन की घटनाओं को लोगों के मध्य ईमानदारी से विभक्त करना। तो ये उनकी हिंदी रचनाओं की विशेषताएं हैं। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम के मस्तानापन से हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविता विशेषकर मधुशाला के आदि में अद्वितीय विस्तार पाता है। ध्यान रखना, हरिवंश राय बच्चन है वो मध्ययुगीन एक फारसी कवि हुआ था जिसका नाम था उमर खयाम। क्या नाम था? उमर खयाम। उनकी मस्तानापन में यानी मस्ती में खो जाते थे। हरिवंश राय बच्चन भी उनकी तरह मस्ती में क्या कर जाते हैं? खो जाते हैं। मस्तानापन से क्या है? प्रभावित है। प्रारंभिक कविताएं विशेषकर मधुशाला, मधुशाला उनकी रचना है जो अपन पीछे पढ़ के आए हैं। मधुशाला जो रचना है उसका हम जीवन एक तरह से मधु कलश है। देखो ये बहुत ही शानदार तरीके से बताते हैं। जीवन को क्या कहा है? मधु। मधु का मतलब है शराब। उन्होंने जीवन को क्या बताया है? शराब का एक कलश यानी घड़ा बताया है। जीवन का क्या क्या बताया है? संसार को जीवन क्या बताया? मधु कलश। दुनिया को क्या बताया? मधुशाला बताया है। मधुशाला का मतलब होता है शराब का ठेका। मधुशाला बताया। क्या बताया उन्होंने दुनिया को? दुनिया मतलब बहुत ही उस ढंग से वर्णन किया है। एक शराब के दुकान से जोड़ते हुए संसार को मस्ती में ढालने का प्रयास किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये दुनिया क्या है? एक शराब की दुकान है और उसके अंदर जो अपना जीवन है वो क्या है? उस शराब में रखा दुकान में रखा एक घड़ा है। कल्पना, कल्पना क्या है? साकी। साकी का मतलब होता है शराब परोसने वाली। और कविता क्या है? कविता उसमें एक प्याला है। कविता क्या है? प्याला है। यानी बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन किया है। शराब की दुकान मधुशाला, शराब की बोतल मधु कलश और साकी यानी दुनिया मधुशाला है, साकी उस शराब को परोसने वाली। और दुनिया को क्या बताया है? कविता। कविता है वो क्या है? प्याला है जो ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। और उस कविता यानी उसकी एक घूंट है। कविता क्या है? उस शराब की एक एक घूंट है जो किसको? उस पाठक जो पढ़ने वाले को क्या किया जाता है? पिलाया जाता है। कविता की एक घूंट जीवन की एक घूंट है और पूरी तन्मयता से जीवन की घूंट भरे कड़वा खट्टा सहज भाव से स्वीकार करें। अब वो यहाँ कवि कल्पना करता है कि जिस तरह से आप एक शराब की घूंट पीते हो थोड़ा थोड़ा कड़वा भी लगती है, वो कड़वापन कभी मीठी लगती कभी कड़वी लगती है, वो जो तन्मयता के साथ एक घूंट भरता है कड़वा खट्टा सहज भाव से। यानी कहने का मतलब है ये संसार है, इसमें आपको उस कड़वेपन को भी क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से एक शराबी उस कड़वेपन को स्वीकार करने के बाद जब मस्ती में झूल लेता है, ठीक उसी प्रकार से हरिवंश राय बच्चन अपनी कविता में कहता है कि वो पाठक जब उस कविता को पढ़ेगा, उस कविता को पढ़ेगा, अपनी मस्ती में क्या करेगा? वो झूम जाएगा। सुफियाना सा बेख्याली मन पर छाएगी, एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा समस्त झगड़े क्या हो जाएंगे? काफूर हो जाएंगे। इसे ही बच्चन ने क्या कहा है? हालावादी दर्शन कहा है। मैंने बहुत ही इन्होंने यहां पर यह बात नहीं की कि आप शराब पिए। शराब के माध्यम से संसार को समाहित करते हुए संसार के मस्तीपन को बताया है, मस्तानापन को बताया है। और इस तरह से यही क्या है? हालावाद है। आपको पूछा जाता है परीक्षा में कई बार कि हरिवंश राय बच्चन का हालावाद क्या है? हालावाद यही है जिसमें एक पाठक है। पाठक की तुलना किससे की गई है? कविता से की गई है। और उस पाठक को उस कविता की एक एक लाइन को पढ़ना है और उसको अपने जीवन में क्या करना है? उतारना है। कवि ने उसकी तुलना किससे की है? शराब की एक एक घूंट से की है। और साथ ही कवि ने कहा कि जो पाठक है वो किसकी भांति है? जो क्या करेगा? मधु कलश को बताया है जीवन के हमारे, और इस संसार को पूरी दुनिया को क्या बताया उन्होंने? एक मधुशाला बताया है। और साथ ही हमारे जीवन में सहयोग करने वाली पेरेशी की तुलना उन्होंने किससे की है? साकी से की है। साकी का मतलब होता है शराब परोसती है जो। इस तरह से उन्होंने इसको पूरे संसार को इस तरह से आप क्या करेंगे? जिस तरह एक शराबी शराब पीने के बाद अपनी मस्ती में खो जाता है, कवि की बात यहाँ शराब पीने से नहीं, कवि की बात है कि मेरी कविता के आप एक एक घूंट पियोगे तो इस संसार की मोहमाया से क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे और इस संसार की मस्ती में क्या कर जाओगे? खो जाओगे। फिर आपके मन में जो तेरा मेरा की जो भावना है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी और पूरा संसार क्या लगेगा? अपनापन लगेगा इस संसार में। यही बात उन्होंने कही है
और तेरे मेरे के समस्त झगड़े क्या हो जाएंगे, काफूर हो जाएंगे। इसे ही बच्चन का क्या कहा जाता है, हालावादी दर्शन कहा जाता है। ये बात ध्यान देने योग्य, उनकी युगबद्ध संबंधी कविताओं के बाद लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक नहीं हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार, आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली का नेतृत्व। देखो, जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी उसकी विशेषता है जो आत्म स्वीकृति है। उनके जीवन में जो घटना घटित हुई है उन्होंने उसमें बिल्कुल खुला लिखा है, और साथ में उनकी जो शैली है वो क्या है, प्रांजल है। प्रांजल का मतलब है शुद्ध से भी शुद्ध, उसको कहते हैं प्रांजल है। उन्होंने प्रांजल शैली निरंतर पठनीय है, यानी पढ़ने योग्य है। तो इस प्रकार से ही हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय और कृतित्व था, जो हमने पढ़ा। हालवादी दर्शन के बारे में पढ़ा, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इस पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हम उनकी दो कविताएं पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आत्म परिचय और दूसरी पढ़ेंगे निशा निमंत्रण। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह, निशा निमंत्रण एक गीत दिया जा रहा है। दो चीजें, पहली कविता है और दूसरा है वो गीत संग्रह है जिसका नाम है निशा निमंत्रण। अपने को जानना दुनिया से जानने से ज्यादा कठिन है। बहुत ही शानदार लाइन लिखी है, यही इस पाठ का सार है कि हम क्या करते हैं कि दुनिया के बारे में हजारों बातें करते हैं लेकिन खुद को नहीं जान पाते हैं। कवि कहना चाहता है यहाँ पर कि अपने खुद को जानना यानी स्वयं को जानना दुनिया की जानने से ज्यादा कठिन है। समाज में व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता रहता है, यानी हमारे संसार के साथ अपन देखते हैं कि कभी अच्छा रहता है नाता रिश्ता और कभी बुरा भी रहता है। जग जीवन के पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने आप में व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन में चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता है। कई बार महसूस होता है कि हमें संसार से अलग हो जाना चाहिए, संसार के साथ रिश्ते नहीं रखने चाहिए। कई बार ऐसा महसूस होता है कि हमें अपने अपनों के साथ भी रिश्ते नहीं रखने चाहिए, लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते हैं। कभी वही बात यहाँ कहना चाहता है कि दुनिया अपने आप में व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन चाहिए, हमें कितना भी कष्ट दे, लेकिन हम दुनिया से कटकर मनुष्य नहीं रह सकता है, क्योंकि उसकी अस्मिता अपनी पहचान से उस्त और उसका परिवेश उसकी दुनिया है, इससे जुड़ा हुआ है। उसकी पहचान है, उसकी अस्मिता है, सब कुछ। अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया को अपने द्वंद्वात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों को मर्म उद्घाटित करता चलता है। जब भी क्योंकि हम मनुष्य आपस में इस संसार से जुड़े हुए हैं, जब भी हम अपना परिचय देते हैं हम अपने को किसके साथ जोड़ते हैं, संसार के साथ जोड़ते हैं। और जब संसार के साथ जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं लोगों से अपनी, और वहां हमारे मन में क्या होती है, द्विधात्मकता होती है और द्वंद्वात्मक, यानी हमारे मन में क्या चलते हैं, द्वंद्व चलते हैं। पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में बनता है, दुनिया से मेरा संबंध प्रतिकलह का है। देखिए यहाँ लगता है दुनिया के संबंध कैसा है, प्रतिकलह। प्रतिकलह का मतलब प्रेम भी है और कलह भी है। प्रतिकलह, प्रति का मतलब बताया प्रेम और कलह का मतलब लड़ाई। यहां हम जब पूरी कविता को पढ़ेंगे तो वहां आपको पूरा विरोधाभास अलंकार मिलेगा, जहां विरोधों का सामंजस्य है। कवि कहता है उन्मादों में अवसाद, उन्माद खुशी और खुशी में अवसाद दुख, खुशी के अंदर दुख यानी विरोध है ना। दूसरी बात है रोदन में राग, रोना भी है और राग भी आ रही है, यानी आपस में दोनों चीजें साथ चल रही है। रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, ठंडापन है लेकिन उसमें से क्या निकल रही है, आग निकल रही है, यानी पूरी तरह से विरोधाभास है। विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते बेखुदी वो मस्ती वो दीवानगी व्यक्तित्व से उतर जाती है। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं। ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं। क्या कहते हैं, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, ये ठस्सा ही छायोत्तर गीति काव्य का प्राण है। ध्यान रखना, छायोत्तर का मतलब है कि छायावाद के बाद छायावाद का जो रहस्य था उससे थोड़ा सा उतार है, और ये छायोत्तरवाद का गीति काव्य का प्राण है। ये जो ठसा पैदा करने की जो खास विशेषता है वो किसमें है, हरिवंश राय बच्चन में है। किसी असंभव आदर्श यानी यूटोपिया के तलाश में सारी दुनियादारी को ठुकरा कर उस भाव से दुनिया को इन्हें कोई वास्ता नहीं है, प्रतिकलह का यही वितान और विरोधाभास का विग्रह इन्हें दूर से टिमटिमाते तारे का अबुझ रहस्यात्मक को लोट रखता है। निशा निमंत्रण से उदर्त गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशील के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेष मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने के लिए काव्यात्मक कोशिश की है। बहुत ही सरल अनुभूति बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन जी की एक अलग विशेषता है।
ये गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलम्बन और विषय की भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही प्रयास के पगों को गति में चंचल तेजी से भर देता है, अन्यथा हम शीतलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने की अभिषिक्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय गुजरते का एहसास को लक्ष्य प्राप्ति में कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए हैं। तो देखिए हम यहाँ पर दो चीजें पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ रहे हैं आत्म परिचय। क्या पढ़ रहे हैं हम? आत्म परिचय। और आत्म परिचय के अंदर विरोधाभास अलंकार के साथ वो हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो दुनिया है इसके साथ हमारा संबंध कैसा है। पहली बात वो कहते हैं कि इस दुनिया को समझने से ज्यादा है खुद को समझना है। और जो हम दूसरी कविता पढ़ेंगे उनका वो है निशा निमंत्रण से गीत लिया गया है। और इस गीत के माध्यम से कवि चाहता है कि विशेषकर जो मनुष्य है उसका इस संसार से किसी के प्रति एक विशेष लगाव होता है। और उस जो जिसके प्रति हमारा विशेष लगाव होता है वो लगाव हमारे पैरों में क्या कर देता है? तेजी भर देता है। और इसी तेजी के कारण हम अपने अंदर कुछ कर गुजरने की क्या करते हैं? तमन्ना रखते हैं, उस और बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से ये इनका पाठ परिचय था और कवि परिचय था। इस तरह से हरिवंश राय पाठ का पाठ परिचय और कवि परिचय खत्म हुआ। अगली क्लास में अपन इसको हम विस्तृत इसकी कविता और निशा निमंत्रण का अनुवाद पढ़ेंगे। तो आप मेरे YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज के जुड़े रहें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।